Hello students, so today we are going to study class 11th geography chapter 3 interior of the earth. It is a very important chapter for all aspects because it is the basic of your geography and one of the most important question. अगर आप इस chapter को समझ जाओगे तो आपके लिए हमेशा के लिए आराम रहेगा and it is a kind of build up for your upcoming chapters. So let's start. ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आप लोग ऑलरेडी 9 10 से थोड़ा थोड़ी चीजें जानते हुए आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या होता है कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीज है। तो आप लोग को ये चीज ऑलरेडी मालूम है कि अर्थ के अंदर की जो लेयर्स है हम लोग उनको किस तरीके से डिवाइड करते हैं। इट इज क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। इस तरीके से हमारे अर्थ की जो लेयर्स हैं उसको बांटा गया है। अब ये जो अर्थ की लेयर्स हैं, ये जो ऊपर वाली लेयर है जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, इसको बहुत हद तक हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग अपॉन इट एंड वी कैन डिग इन। बट जो नीचे वाली लेयर्स हैं, अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल, दीज लेयर्स आर नॉट सपोज टू बी सीन और एक्सपीरियंस्ड बाय एनी पर्सन, ठीक है। हम इन लेयर्स को देख नहीं सकते हैं, हम इन लेयर्स को जाके पता नहीं कर सकते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो हमारे पास ये नॉलेज आया कहाँ से? कभी ये चीज आपने सोचा है कि हमारे अर्थ के अंदर लावा है, बट हमें कैसे पता? हमने थोड़ी ना जाके देखा है, ना हमने कोई मशीन भेजी अंदर, तो हमें पता कैसे चला? तो आज हम लोग वही चीजें चेक करने वाले हैं कि जो हमारी अर्थ के बारे में हम लोग सारी चीजें बताते हैं कि कहाँ पे कौन सी लेयर है, ये लेयर कैसे बनी, अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, वॉल्केनोज कैसे फटते हैं, ये सारे के सारे आंसर आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर मेन थिंग्स। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। हमारी सोर्सेज क्या क्या हैं? मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, बिकॉज इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप दोबारा तो वीडियोस देखने बैठोगे नहीं, रिवीजन के लिए एग्जाम टाइम पे आप अपने ही नोट से पढ़ोगे, तो साथ में नोट्स बनाते रहो। सो सोर्सेज क्या क्या होते हैं हमारे अर्थ के, तो वो चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले मैं अर्थ का थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दूं। हमारी जो अर्थ है उसका रेडियस कितना है? अर्थ का रेडियस है 6370 किलोमीटर। आई होप आप लोग को पता होगा रेडियस क्या होता है। सेंटर पॉइंट से एंड तक का जो होता है वो रेडियस होता है। एंड आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि फिर अर्थ का डायामीटर क्या होगा, ठीक है। छोटा सा बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि अगर रेडियस इतना है तो डायामीटर क्या होगा अर्थ का। और हमारा जो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है ये दो सोर्सेज के ऊपर बेस्ड है। वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट सोर्स एंड सेकंड वन इज कॉल्ड डायरेक्ट सोर्स। तो डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये ऐसी होंगी जो आप लोगों ने सुनी होंगी, देखी होंगी। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद डायरेक्ट सोर्सेज। कि हमें डायरेक्ट सोर्सेज का मतलब है कि वो जानकारी जो हमने अपनी आंखों से देखी है या हमने उनको एक्सपीरियंस किया है, उसके बेसिस पे हम लोग अर्थ के बारे में बताते हैं, ठीक है। सो मोस्ट इजीली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इज सरफेस, ठीक है। बहुत इजीली जो हमें अर्थ का सरफेस मटेरियल मिलता है वो है सॉलिड मटेरियल विच इज द अपर क्रस्ट, ओके। जो सबसे ऊपर वाला लेयर है जिसके ऊपर आप लोग चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं, ये वाला जो है ये हमारा सबसे सबसे बेसिक सोर्स है जिससे हम लोग अपने अर्थ के बारे में जान सकते हैं। और ये हमें क्या जानकारी देता है कि हमारे अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ व्हाट? Earth's surface is made up of rocks. अगर हमारी अर्थ का सरफेस जो है ऊपर वाला हिस्सा ये रॉक्स का बना हुआ है, तो क्या हम लोग थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ 2-3 किलोमीटर नीचे तक यहाँ पे रॉक्स ही रॉक्स होंगे? क्योंकि जब आप लोग चलते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि गिरने का डर लगता है कि हाँ अभी रोड के अंदर धंस जाएंगे, ऐसा नहीं लगता। इट इज अ स्ट्रॉन्ग सरफेस, ओके। तो इस वजह से हम लोग ये आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो रॉक का है। इस वजह से 2-3 किलोमीटर जो है वो भी रॉक का ही होगा, ठीक है। और माइनिंग्स के जरिए हम लोग अर्थ के थोड़े अंदर जा सकते हैं, ठीक है। माइनिंग क्या होता है? आप लोग को माइनिंग का पता होगा कि जैसे मान लो हमारी अर्थ है, अर्थ में हम लोग थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करते हैं, खुदाई करते हैं, ठीक है। अब माइंस के जरिए हम लोग काफी सारी चीजें निकालते हैं, जैसे कोल निकालते हैं, आयरन निकालते हैं, काफी सारी चीजें निकालते हैं, तो वो माइनिंग के जरिए होता है। उससे भी हमें अर्थ के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिलती है। बट इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि हम लोग माइनिंग में बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा सकते ना, हम लोग सिर्फ कुछ किलोमीटर तक जा सकते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल है, साउथ अफ्रीका में 3 to 4 किलोमीटर, हम लोग 3 to 4 किलोमीटर डीप गए हुए हैं माइनिंग के लिए। ओके, और इसके बाद जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हॉट होता है। आप लोगों ने इतना तो पढ़ के आए हो कि जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाते जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो इसका जो इसके बाद वाला जो टेम्परेचर है दैट इज वेरी हॉट। ओके, ना अब माइनिंग से रिलेटेड ना काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो इनके नाम और थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए इसके बारे में। साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स जैसे कि कुछ, एक है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, अनदर वन इज इंटीग्रेटेड। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो माइनिंग के लिए चल रहे हैं, जिससे हम लोग अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी बता पाए। इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, एंड अभी तक का जो डीपेस्ट ड्रिल है, अब हमने इतनी ज्यादा माइनिंग वगैरह कर रखी है तो जाहिर सी बात है एक हमारा एक ऐसा पॉइंट रहा हुआ होगा ना जो कि अभी तक का डीपेस्ट ड्रिल रहा होगा, मतलब जो हम लोग सबसे गहराई में जो अभी तक गए हैं, दैट इज 12 किलोमीटर। हम अर्थ के नीचे अभी तक सबसे जो डीपेस्ट गए हैं दैट इज 12 किलोमीटर, और ये हुआ है कोला में। कोला इज अ प्लेस इन आर्कटिक ओशन। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि अरे ओशन में कैसे हम लोग खुदाई कर सकते हैं, तो बच्चों ओशन के नीचे भी जमीन होती है, एंड उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर में आपको उसके बारे में काफी अच्छी डिटेल्ड जानकारी दी जाएगी। ओके, ये हमारी फर्स्ट सोर्स हो गई ड्रिलिंग। फर्स्ट इज माइनिंग, ठीक है, जो हम लोग डायरेक्ट सोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, माइनिंग, और ये पूरा का पूरा आपकी जानकारी है माइनिंग से रिलेटेड। सेकेंड सोर्स इज वॉल्केनिक इरेप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है, जो हमारा वॉल्केनो इरप्ट होता है, विस्फोट होता है वॉल्केनो, तो उससे बहुत सारा लावा निकलता है, ठीक है। हम लोग दो, अब मुझे दो वर्ड्स याद आ रहे हैं, वन इज मैग्मा एंड अनदर वन इज लावा। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन देम? क्या मैं ये उम्मीद लगा सकती हूँ कि आप उनमें डिफरेंस बता सकते हो? तो मैग्मा जो होता है ये अर्थ के अंदर होता है, जब तक जो लावा है वो वॉल्केनो से बाहर नहीं निकल के आता है तो हम लोग उसको मैग्मा कहते हैं, ठीक है, जो कि एक लिक्विड फॉर्म होता है रॉक्स का और बाकी मटेरियल का, ठीक है, मॉल्टेन मटेरियल होता है वो। और उसकी हम लोग डेप्थ नहीं बता सकते कि वो कितना डीपर से आ रहा है, कितना अर्थ के अंदर से आ रहा है। वी आर नॉट एबल टू क्लैरिफाई दैट हाउ मच डीपर इट इज, ठीक है। और एक होता है लावा। लावा होता है जो अर्थ के बाहर आ गया होता है, ठीक है। व्हेन द वॉल्केनो इरप्ट्स, it makes some things ना, it releases some things like gases and another things. So जो वो रेड चीजें निकल के आती है, जो लावा निकल के आता है, वो उसको हम लोग बाहर निकलने पे लावा कहते हैं। मैग्मा होता है अर्थ के अंदर, और जब मैग्मा बाहर निकल आता है तो उसका नाम बन जाता है लावा। एंड लावा जो होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है ठंडा होने के बाद, और उसकी बहुत सारी रॉक्स बन जाती है। तो उससे हमें पृथ्वी के अंदर के बारे में पता चल रहा है, अर्थ के अंदर के बारे में पता चल रहा है कि हाँ, अर्थ के अंदर कुछ पॉइंट के बाद हमारे यहाँ पे लावा भरा हुआ है, ठीक है। एंड वो लावा ही है जो ये हमारे रॉक्स वगैरह को बना रहा है, ठीक है। हमारी जो ये सब चीजें हैं रॉक्स वगैरह, ये बहुत हद तक लावा से ही बनती हैं, मैग्मा से ही बनती हैं, क्योंकि मैग्मा जब बाहर आके ठंडा हो जाएगा तो वो जाहिर सी बात है वो खुद को सॉलिड बना लेगा, ठीक है। तो उन सब चीजों से हमें ये जानकारी मिलती है। दीज आर आवर डायरेक्ट सोर्सेज टू नो अबाउट द अर्थ सर्फेस। Now we'll talk about indirect sources and these are also important, ठीक है। हम अब इससे ज्यादा तो चीजें नहीं जान सकते हैं ना इसके बारे में, अर्थ के बारे में। अब तुम लोग और कितना ज्यादा डीप जाओगे, 12 किलोमीटर के नीचे जाओगे दब जाओगे, इतना प्रेशर है उसी के नीचे दब जाओगे, पिघलना तो बाद की बात है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज, अगर हम लोग सिर्फ डायरेक्ट सोर्सेज के ऊपर निर्भर रहते तो क्या आज के समय में हमें अर्थ के बारे में इतनी जानकारी मिलती? कभी नहीं मिलती। सो इस वजह से इनडायरेक्ट सोर्सेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या आता है? फर्स्ट वन इज मीटियोर्स। फर्स्ट वन इज मीटियोर्स। आप लोगों को पता है मीटियोर्स क्या होते हैं? मीटियोर शावर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार।
तो मीटियोर्स कैसे इनडायरेक्ट सोर्स हैं? तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, उनका कहना है कि जो मीटियोर्स की प्रॉपर्टी है दैट इज सिमिलर टू आवर अर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, जिस तरीके से मीटियोर होता है, हमारा अर्थ भी वैसा ही कुछ है बनावट में। तो इस वजह से जब भी मीटियोर्स गिरते हैं तो उनकी स्टडी करके हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है कि हाँ, हम लोग अर्थ को अंदर से नहीं पढ़ सकते ना, बट मीटियोर्स तो एक छोटा सा टुकड़ा है, हम लोग उसके बेसिस पे पढ़ सकते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, कि अर्थ अंदर से कैसा होता है। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो, ठीक है, ये बिल्डिंग है गंदा सा, ये नीचे जमीन है, ठीक है, ये आप लोग खड़े हो यहाँ पे, आपने ऊपर से कुछ फेंका, आपने एक बॉल फेंका तो बॉल नीचे गिरेगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं कि आप कुछ भी ऊपर से फेंकते हो तो वो हमेशा नीचे की तरफ गिरता है। अब ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो हर जगह पे अलग अलग होता है, कहीं पे ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होता है, कहीं पे ग्रेविटेशन फोर्स कम होता है। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटी। मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटी। मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, कुछ जगहों पे नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड होता है कि वो चीजों को अपनी तरफ खींचता है, और सिस्मिक एक्टिविटी में तुम्हारा अर्थक्वेक वगैरह आ गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ग्रेविटेशन के बारे में बता देती हूँ। आप बहुत सारी चीजें ना आप साथ साथ में लिखते रहा करो, ठीक है, मैं बोलती भी रहती हूँ, तो आप लोग उन चीजों को साथ साथ में लिखते रहा करो, वो भी आपके काम ही आएंगी, ठीक है। ग्रेविटेशन के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ, ठीक है, कि ये पोल्स के पास ग्रेटर होता है, इट इज ग्रेटर नियर पोल्स। पोल्स के पास कैसा होता है? इट इज ग्रेटर नियर पोल्स। ग्रेटर की स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक है। एंड इक्वेटर्स के पास इट इज लेस, ठीक है, इक्वेटर के पास लेस होता है। ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे दोनों है पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज इक्वेटर। इक्वेटर के पास ग्रेविटेशन कम होता है और नॉर्थ और साउथ पोल के पास ग्रेविटेशन ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये डिफर किस वजह से करता है? क्योंकि डिस्टेंस की वजह से डिफर करता है। हमारे अर्थ पे ये वाली लाइंस है, उन सब की वजह से ये ये डिफरेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है उसकी वजह से हमारा ये डिफरेंट होता है, ग्रेविटेशन फोर्स जो है दैट इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ दिस। नाउ अनदर important question we are going to study is that seismic activity. Seismic activity is directly linked to earthquake. तो ये आपका सेकंड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज इतने ही थे, ये आपके 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज। ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट अर्थक्वेक। व्हाट इज अर्थक्वेक? बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज अर्थक्वेक, व्हाट डू यू नो अबाउट अर्थक्वेक। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अर्थक्वेक को डिफाइन कैसे करोगे, तो इट इज शेकिंग ऑफ अर्थ। अर्थ हिलता है तो उसी को हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं, अर्थ के हिलने को ही बोलेंगे ना, ठीक है। सेकंड, इट इज अ नेचुरल इवेंट, कोई बैठ के हिला नहीं रहा है अर्थक्वेक को, ठीक है, इट इज अ नेचुरल इवेंट। बहुत सारी, अगर आप माइथोलॉजी में जाओगे तो बहुत सारी इसकी स्टोरीज हैं, काफी सारी स्टोरीज हैं अर्थक्वेक से रिलेटेड, आप लोगों ने सुनी होंगी दादा दादी से। बट इट इज अ नेचुरल इवेंट, ठीक है, खुद ब खुद हो रहा है, और मेन रीजन क्या है उसका वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो लेट इज लेट स्टडी द मेन इवेंट्स, कि कैसे अर्थक्वेक होता है, क्या रीजन है अर्थक्वेक का। हमारी जो अर्थ है ना, मान लो ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस के नीचे बहुत सारी वो होते हैं, प्लेट्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें एक फॉल्ट लाइन होता है कि कहीं से वो लूज हो जाता है तो हिलने डुलने लग जाता है, ठीक है। अब हिलने डुलने की वजह से क्या होता है, वो यहाँ पे एक हमारा मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं फोकस या हाइपोसेंटर, ठीक है। हाइपोसेंटर इज मेन प्लेस जहाँ पे अर्थक्वेक होता है, मेनली अर्थक्वेक यहाँ पे होता है, और यहाँ से कुछ वेव्स निकलती हैं जो कि अर्थ सरफेस तक पहुंचती हैं, और जिस सरफेस पे वो पहुंचेंगे उसको कहा जाएगा एपी सेंटर, ठीक है। अर्थक्वेक निकलता अर्थ के अंदर से, इसको कई बार हम लोग टेक्टोनिक प्लेट के भी वजह से कहते थे कि हाँ टेक्टोनिक अर्थक्वेक है। तो अंदर से निकलता है और वो हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है, जहां पे पहुंचता है उसको कहते हैं एपी सेंटर, जहां से निकलता है उसको कहते हैं फोकस। और ये होता है इस वजह से जब प्लेट्स जो हैं वो आपस में टकराती हैं, ठीक है, अर्थ के अंदर की जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में टकराती हैं, या कुछ भी उनमें मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से ये अर्थक्वेक आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक से कुछ वेव्स निकलती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हमारे अर्थक्वेक से वेव्स निकलती हैं वो लिथोस्फेयर में आती हैं, ठीक है। अब लिथोस्फेयर आपको पता होगा, जो कि हमारा लैंड फॉर्म है, उसको हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। नेचुरल earthquakes
टेक्स प्लेस इन लिथोस्फेयर। जो सबसे ज्यादा हमें अर्थक्वेक महसूस होता है वो लिथोस्फेयर में ही होता है, ठीक है। अब ये कितने नीचे से आ सकता है? इट कैन कम फ्रॉम 200 किलोमीटर डाउन ऑफ द अर्थ, ठीक है। 200 किलोमीटर नीचे से भी अर्थक्वेक आ सकता है। ओके, अब अर्थक्वेक को नापते कैसे हम लोग? सिस्मोग्राफ में। सिस्मोग्राफ, इट रिकॉर्ड्स द waves reaching the surface। ये उन वेव्स को रिकॉर्ड करता है जो अर्थ सरफेस तक पहुंचती हैं, ठीक है। दो तरीके की वेव्स होते हैं जो अर्थ सरफेस तक पहुंचती हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू वेव्स, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ वेव्स, टू टाइप्स ऑफ वेव्स। एक होती है बॉडी वेव एंड अनदर वन इज सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स जो होती हैं, जो एनर्जी निकलती है फोकस से, जो एनर्जी निकलती है उससे बॉडी वेव्स आती है, ठीक है। फोकस की एनर्जी निकलने की वजह से बॉडी वेव्स आती हैं। तो मैं इसको पॉइंट्स में लिखा रही हूँ, ठीक है। जनरेटेड, ये डिफरेंस जरूर लिख लेना, डिफरेंस बिटवीन बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बहुत प्यारा, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। आप लोग एक मिनट, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये आप लोगों के एग्जामिनर्स का, क्योंकि बहुत बार वो इस क्वेश्चन को देते हैं, तो नोट कर लेना इसको, ठीक है। जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट फोकस, जो फोकस में एनर्जी निकलती है उसकी वजह से ये जनरेट होता है। और ये जो वेव्स होती हैं दे मूव इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, वो हर डायरेक्शंस में मूव करती हैं। एंड बॉडी वेव इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसको आगे भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। divided into two parts. One is P waves and S waves. ठीक है, one is P wave and another one is S wave. Okay, so P wave के बारे में क्या है कि it moves faster, ठीक है, it moves parallel। मैं शॉर्ट में लिखा रही हूँ, एग्जाम में कहीं ऐसे मत लिख के आना है। शॉर्ट में लिखोगे आंसर भी, मार्क्स भी टीचर शॉर्ट में देगा, ठीक है। ये फर्स्ट वेव होती है जो हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंचती है। फर्स्ट वेव रीचेस एट अर्थ सरफेस। ये 1 मार्क में क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी वेव है जो सबसे पहले अर्थ पर पहुंचती है, अर्थ सरफेस। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव्स, ठीक है। पी फॉर प्राइमरी वेव्स। ऐसे भी पूछ लेगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स का डिफरेंस बताओ, ठीक है। सिमिलर टू साउंड वेव्स, जैसे साउंड वेव ट्रेवल करती है गैस, लिक्विड, सॉलिड से, वैसे ये ट्रेवल कर लेती है, ठीक है। सिमिलर टू साउंड वेव्स एंड इट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों उससे ये ट्रेवल करती है, ठीक है। अब एस वेव के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये थोड़े देर बाद आती है, ठीक है, कम्स विद टाइम लैग। थोड़ा सा टाइम लगा के ये आती है, पहले पी वेव आएगी फिर एस वेव आएगी, ठीक है। इट कैन ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड, ठीक है, ये सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट वेव है बिकॉज इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ये हमारे इंटीरियर स्ट्रक्चर को हेल्प करती है स्टडी करने में, ठीक है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग the structure of interior of earth, ठीक है। and it travels perpendicular, it travels in parallel and it travels perpendicular travel, ठीक है। now come to surface waves. It is all about the body waves. Body wave is what, and it is divided into P and S waves. You have to write in your notes, ठीक है, ताकि आप लोग बाद में रिवाइज कर सकें। now surface waves, सरफेस वेव्स जो होती हैं, बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद रॉक्स एंड मेक सरफेस वेव्स, ठीक है।
जो बॉडी वेव्स निकलती है, मान लो ये बॉडी वेव निकला, ठीक है, इसने यहाँ पे एक पत्थर था, ये रॉक्स थे, उनसे इंटरेक्ट किया, फिर जो वेव निकली दैट इज सरफेस वेव, ठीक है। इट ट्रेवल्स ऑन सरफेस, नाम से पता चल रहा है। बॉडी वेव्स interact with rocks and makes surface waves, ठीक है। body waves interact with rocks and then it makes surface waves. Its velocity also changes, ठीक है। important point, don't forget it. Velocity changes in different material, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में इसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। और इट इज अ लास्ट वेव टू रीच एट अर्थ सरफेस, सबसे आखिर में ये पहुंचती है, ठीक है, सबसे लास्ट है ये, लास्ट वेव टू रीच एट अर्थ सरफेस। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, टू रीच एट अर्थ सरफेस, ठीक है, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, दैट विच वन इज द लास्ट वेव विच रीचेस ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स, जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है अर्थक्वेक के आने से, वो होता है सिर्फ और सिर्फ बॉडी सॉरी सरफेस वेव्स की वजह से। These are not destructive. P, S and body waves are not destructive waves, but the surface waves are most destructive waves, ठीक है। ये पूरे अर्थ पे तबाही मचाने का काम दिया हुआ है इनको। नाउ लेट अस नो अबाउट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अब बच्चे बोलेंगे कि भाई साहब अर्थक्वेक के भी टाइप्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स, मैं आपको साथ साथ में मार्क कराते जा रही हूँ कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, विच क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू इन विच सेंस, ठीक है। फर्स्ट वन इज टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक आता है प्लेट्स के टक टक करने से, मतलब प्लेट के टकराने से आता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। अनदर इज वॉल्केनिक अर्थक्वेक। वॉल्केनिक अर्थक्वेक आता है वॉल्केनो के फटने से, ठीक है। अनदर वन इज कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक आता है फॉर एग्जांपल आप एक घर में नहीं, आप किसी जगह पे काम कर रहे हो, ठीक है, और उस जगह की छत जो है वो गिर गई, कोलैप्स हो गई, सो दैट इज कोलैप्स अर्थक्वेक। या आप कहीं पे माइनिंग कर रहे हो, माइनिंग करते करते आपके ऊपर जो जो हमारा सरफेस था, ऊपर वाला सरफेस वो गिर गया, तो दैट इज कोलैप्स अर्थक्वेक। फोर्थ वन इज एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, कुछ फटने से जमीन फट जाती है, दैट इज ऑल एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एंड देन रिजर्वर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, जो रिजर्वर में आते हैं ना अर्थक्वेक, वो वाले इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अब बात आती है कि हम लोग अर्थक्वेक को नापेंगे कैसे, हाउ कैन वी मेजर आवर अर्थक्वेक। मेजरमेंट लो अर्थक्वेक का, मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक, मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक। तो सबसे पहली चीज जो अर्थक्वेक होता है उसमें 2 चीजें नापी जाती हैं, वन इज मैग्नीट्यूड एंड अनदर इज इंटेंसिटी। एक तो नापा जाता है मैग्नीट्यूड और एक नापा जाता है इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड को नापते हैं रिचर स्केल से, अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्कर्स। रिचर स्केल से नापते हैं मैग्नीट्यूड को, और इंटेंसिटी नापी जाती है मरकैली से, मरकैली, ठीक है। ये वो होता है विजिबल डैमेज के, कितना डैमेज हुआ है, बिल्डिंग कोई गिर गई अर्थक्वेक से, तो दैट इज इंटेंसिटी। इसका स्केल का रीडिंग होता है 1 से 12 तक, और रिचर स्केल का रीडिंग होता है 1 से 10 तक, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के इफेक्ट्स क्या क्या हैं, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक के आने से क्या क्या होता है, बच्चों वाला क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अर्थक्वेक के आने से क्या क्या चीजें होती है। फर्स्ट हमारा ग्राउंड शेक करता है, ठीक है, ग्राउंड शेकिंग। एंड देन ग्राउंड सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, कहीं पे जमीन फट जाती है, कहीं पे जमीन अलग हो जाती है, मतलब काफी सारी ग्राउंड सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है। लैंड स्लाइड्स, खाली नाम सुन लो, समझाने की भी जरूरत नहीं है इसको तो। सॉइल लिक्विफिकेशन, ये वाला समझाने की जरूरत है। कई बार क्या होता है अर्थक्वेक से ना हमारी सॉइल कैसे होती है, सूखी सूखी होती है, बट कई बार सॉइल में लिक्विड जैसा आने लगता है, सो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, ग्राउंड डिस्प्लेस हो जाता है, अनदर
इजी पॉइंट, ठीक है। कई बार आग लग जाती है, फायर। अब आप लोग बोलोगे कि फायर से क्या लेना देना है अर्थक्वेक का, तो लेना देना है। कई बार जो बिजली के खंभे होते हैं वो गिर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, तो उसकी वजह से आग लग जाती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल कोलैप्स, जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो गिर जाते हैं। सुनामी आ जाती है, अगर समुद्र में या पानी में अर्थक्वेक आएगा तो सुनामी आ जाएगा, ठीक है। ये सब और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐड ऑन करना हो तो आप कमेंट में बताना, ठीक है, कि क्या क्या पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पे, अच्छे से पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ताकि किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में हमारे मेनली हम लोग तीन चीजें बोलते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। फर्स्ट हम लोग क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्रस्ट इज, व्हाट इज क्रस्ट? इट इज अ आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट, ठीक है। क्रस्ट जो है वो अर्थ का सबसे बाहरी वाला जो हिस्सा है वो वाला है, ठीक है। और थिकनेस जो है वो क्रस्ट का वो वेरी करता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर आपको बताया था कि ओशंस में हमारा जो माइनिंग है वो चल रहा है, ठीक है। तो कैसे चल रहा है? क्योंकि ओशन के नीचे भी जमीन होता है, लेकिन ओशन का जो नीचे जमीन होता है वो थिनर होता है, दैट इज थिन, ठीक है, इन कंपेरिजन टू कॉन्टिनेंट वाला, ठीक है। कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है दैट इज थिकर, कॉन्टिनेंटल कट, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ वगैरह, तुम पहाड़ से खुदाई करने लगोगे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा ना। तो जो हमारा ये और ओशन है, वहां की जो क्रस्ट है दैट इज थिन। सेकेंड, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। क्रस्ट के बारे में इतना जान लिया, बहुत है तुम्हारे लिए, इतना ही है, क्योंकि हम भी इतना ही जानते हैं, साइंटिस्ट भी इतना ही जानते हैं अभी। तो अब आ जाते हैं मेंटल पे। इट इज इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट, ठीक है। इंटीरियर पार्ट है ये, क्रस्ट के बाद वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं मेंटल, ठीक है। ये लगभग लगभग 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। इतना इसका पूरा चौड़ाई है। और मेंटल के जो ऊपर वाला पोर्शन है, अपर पोर्शन मेंटल का, अपर पोर्शन, दैट इज कॉल्ड स्थैनोस्फेयर, 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 ठीक है। एस्तोनो सॉरी एस्थेनोस्फेयर जो है वो वाला, ये थोड़ा वीक लेयर है, ठीक है। और वीक लेयर होने, मान लो ये हमारा मेंटल है, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर वाला लेयर है, ये हमारा एस्थेनोस्फेयर है। और कहाँ गया, सॉरी, ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी पता नहीं क्या आज प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, ठीक है। ये हमारा क्रस्ट था, के नीचे हमारा स्टेनोस्फेयर है, और उसके नीचे हमारा मेंटल है, ठीक है। तो जो स्टेनोस्फेयर है ये थोड़ा सा पतला लेयर है, ठीक है। पतला लेयर होने की वजह से क्या होता है, यहाँ से वॉल्केनो ऊपर की तरफ आ जाता है, और बहुत बार वॉल्केनो यहाँ से फट के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वो स्टेनोस्फेयर पूरा का पूरा वॉल्केनिक लावा वाला लेयर है। तो ये है आपके मेंटल के बारे में। सेकेंड वन इज, सॉरी, थर्ड वन इज, व्हाट इज थर्ड वन? बताओ जल्दी, कमेंट में बताओ जल्दी, क्या है थर्ड? जल्दी बताओ, क्या कर रहे हो? थर्ड इज कोर, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर। कोर जो है उसको हम लोग, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास कोर का, ठीक है। मोस्टली क्या, पूरा ही इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। और 2900 किलोमीटर के बाद वाला जो एरिया है वो पूरा का पूरा कोर है, ठीक है। कोर को हम लोग ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, आउटर एंड इनर कोर, ठीक है। आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, एंड इनर कोर जो है वो सॉलिड है। अब कैसे वो इनर सॉलिड हुआ, कैसे लिक्विड हुआ, वो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं पिछले वाले चैप्टर्स में, तो पहले वो वाले देख लेना, ठीक है। इसको हम लोग निफे लेयर भी कहते हैं। निफे लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि एन फॉर निकल एंड एफ फॉर आयरन, तो इसको हम लोग निफे लेयर भी कहते हैं। इट इज ओनली अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं वॉल्केनोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल लो, ठीक है। फिर सारे जो भी तुम्हें बनाना है बना लो, सब बना लो इसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मैग्मा एंड लावा होता है वॉल्केनो में, ये दोनों इंपॉर्टेंट। मैग्मा अंदर की तरफ होता है, जो अंदर होगा वो मैग्मा होगा, और लावा वो होगा जो आउटर में आ जाएगा, ठीक है।
बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज भी हैं। एक्टिव वॉल्केनोज क्या होते हैं, जो आज भी मतलब फट रहे हैं, ठीक है, मतलब वो कभी भी इरप्ट हो जाते हैं, कभी भी उनमें से वो लावा बाहर निकल आता है, उनको कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर वॉल्केनिक इरप्शन का एक बिगेस्ट रीजन है, क्योंकि एस्थेनोस्फेयर से बहुत ज्यादा जो है लावा, बहुत ज्यादा क्या मैग्मा उसी में है और वो वीक लेयर है, तो इजीली वहां से जो मैग्मा है वो बाहर निकल आता है, ठीक है। अब जब ये हमारा वॉल्केनो फटता है तो क्या क्या चीजें निकलती हैं, मटीरियल्स दैट रीचेस अर्थ सरफेस। जब लावा फटता है तो कौन कौन सी चीजें उस टाइम पे निकलती हैं? सबसे पहले लावा निकलता है, ठीक है। फिर निकलता है पायरोलास्टिक डेब्रिस, ठीक है, ये थोड़ा सा रॉक टाइप मटेरियल होता है, वो निकलता है, ठीक है। वॉल्केनिक बॉम्ब्स, वॉल्केनिक बॉम्ब्स निकलते हैं। एश एंड डस्ट, गैसेस, ये सारी की सारी चीजें यहाँ से निकलती हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज पर। तो वॉल्केनोज के क्या क्या टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, फर्स्ट वन इज शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो की खासियत क्या है? इट इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल, ये सबसे बड़े होते हैं, बाकी वॉल्केनो के मुकाबले में सबसे बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हवाईन वॉल्केनो, जो हवाई में वॉल्केनोज है ना, वो यही वाले हैं, ओके। इनका जो लावा होता है वो फ्लूइड होता है, मतलब आसपास फैल जाता है, ठीक है। आसपास फैलने की वजह से वो शील्ड जैसा बना लेता है। जब ये वॉल्केनो फटेगा तो आसपास फैल जाएगा और फिर शील्ड जैसा बना लेगा, ठीक है। और वो शील्ड जो होती है वो जम जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है बाद में, इस वजह से इसको हम लोग शील्ड वॉल्केनो कहते हैं। फिर आता है कंपोजिट वॉल्केनो। कंपोजिट वॉल्केनो की खासियत ये होती है कि दीज आर कंपोजिट वॉल्केनो, ठीक है, दीज आर एक्सप्लोसिव इरप्शन करते हैं, मतलब एकदम धमाके की तरह फटेंगे। और इनका जो लावा होता है वो विस्कस होता है, ठीक है। इट हैज विस्कस लावा, विस्कस लावा। एंड ये लोग भी अपने आसपास लेयर बना लेते हैं, ये भी अपने आसपास लेयर बना लेते हैं। एक होता है कालरेरा, कालडेरा, कालडेरा, ठीक है। इसका मैं एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। मान लो ये लावा था, ठीक है, ये फटा 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 फटा, और ये इतने जोर से फटा कि इसने अपने आसपास यहाँ पे खड्डा कर लिया। बाकी वॉल्केनो क्या हो रहे हैं, वो तो ऊपर ऐसे बन जा रहे हैं, लेकिन ये क्या होगा, ये यहाँ पे खड्डे जैसा बन जाएगा, ठीक है, इसके आसपास आसपास सब खड्डे जैसा हो जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं काल्डरा, एंड इट इज मोस्ट एक्सप्लोसिव। ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये अपने आप को ही फटा लेता है, ठीक है, फटाने की वजह से ये एक होल जैसा बन जाता है इसमें। फिर आता है थर्ड, फ्लड बेसाल्ट। इसको हम लोग कहते हैं फ्लड बेसाल्ट प्रोवियंस। फ्लड बेसाल्ट प्रोवियंस क्या होता है कि इसमें जो हमारा लावा फटता है, उसका लावा इतना ज्यादा, सॉरी, हमारा जो वॉल्केनो फटता है वो इतना ज्यादा फ्लूइड लावा होता है कि वो पूरे एरिया में फैल जाता है। और पूरे एरिया में फैलने के बाद ये कुछ टाइम के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है, मतलब काफी एरिया में फैल जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। जो इंडिया के डेक्कन प्लेट्यू हैं वो इसी तरीके से बने थे कभी, कि यहाँ पे एक लावा फटा था और वो इतना ज्यादा फ्लूइड था कि उसने पूरे एरिया को घेर लिया था, ठीक है। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट लावा की तरफ, दैट इज मिड ओशन रिज वॉल्केनोज। इट इज मिड ओशन रिज वॉल्केनोज। ये होते हैं जो वॉल्केनो के अंदर फटते हैं और यहाँ पे रिजेस बना लेते हैं। ये देखो, यहाँ यहाँ पे फटेगा, यहाँ से, और फिर रिज बना लेगा। कहाँ से निकल रहा है? स्टेनोस्फेयर से निकल रहा है, ठीक है। ये है हमारा ओशनिक क्रस्ट, ये है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये देखो, ये ज्यादा बड़ा है ना, ये कम है, तो इसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा वॉल्केनोज फटते हैं और फिर वो ये सब बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है चैप्टर खत्म। आई होप आप लोगों को चैप्टर पसंद आया होगा। कमेंट करके बताना कि चैप्टर कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी पढ़ लेंगे, उनके भी अच्छे नंबर आ जाएंगे।